हमारे देश में आज भी कई ऐसे नियम, कायदे और कानून हैं जिनकी या तो आवश्यकता नहीं या समय के हिसाब से अब इन कानूनों की प्रासंगिकता ही नहीं रही। सालों पुराने बने कानूनों के इस मकड़ जाल में फंसने की वजह से एक आम नागरिक को कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार अनजाने में हुई गलती की वजह से आपराधिक मामला तक दर्ज हो जाता है और कई बार जेल की सजा तक हो जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब सरकार ने आप पर विश्वास किया है, अपनी जनता पर विश्वास किया है, क्योंकि अब आपके पास है जन विश्वास एक्ट 2023। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कानून की बारीकियों को समझाता, आपके अधिकारों से आपको रूबरू करवाता कार्यक्रम आपका कानून। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आपका कानून के संक में आज बात उस कानून की जो जुड़ा है जनता के विश्वास के साथ, इसलिए इसका नाम है जन विश्वास कानून। जन विश्वास कानून 2023 के जरिए कई पुराने कानूनों और प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इस कानून के आने के बाद 19 मंत्रालयों के 42 कानूनों के 180 अपराधों को गैर आपराधिक घोषित किया गया है। यानी 180 अपराधों को अब अपराध नहीं माना जाएगा। इनकी सजा में या तो बदलाव कर दिया गया है, कई अपराधों को जुर्माने तक सीमित किया गया है, तो कई मामलों में सजा कम की गई है या फिर खत्म की गई है। जन विश्वास एक्ट साफ तौर पर यह कहता है कि सरकार देश के लोगों और संस्थाओं पर भरोसा करे, यही लोकतांत्रिक शासन की आधारशिला भी है। पुराने नियमों का अभी भी लागू रहना विश्वास की कमी को दर्शाता है। नियमों के पालन के बोझ को कम करने से व्यवसाय प्रक्रिया में गति मिलती है और लोगों के जीवन व्यापन में सुधार होता है। तो आज आपका कानून के संक में हम समझेंगे जन विश्वास एक्ट को, और ये महत्वपूर्ण सवाल जो आपके सामने हैं कि क्या है जन विश्वास कानून, क्यों जरूरी है जन विश्वास कानून, इस कानून को क्यों लाया गया, इसके आने के बाद से क्या बदलाव होंगे, क्या कुछ बदलेगा, किन किन कानूनों में संशोधन हुआ है और एक आम नागरिक को इससे कैसे फायदा मिलेगा। आप अपने सवाल हमसे पूछिए, जानिए कैसे मिलेगा आपको आपका हक, कैसे करेंगे आप अपने अधिकारों की रक्षा। देश के जाने माने वकील और एक्सपर्ट देंगे आपके सवालों का जवाब। आप हमें मेल करें आपका kaanoon.sansartv@gmail.com पर। और मेरे साथ एक बहुत ही खास पैनल जुड़ा हुआ है, चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए आपसे उनका परिचय करवा दूं। मेरे साथ मुकेश कुमार गुप्ता हैं, जिला न्यायाधीश, सदस्य सचिव DSLS से। सर, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। साथ ही जानी मानी अधिवक्ता मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट की चारू प्रज्ञा। चारू, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। और आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल चारू मैं आपसे कर लेती हूँ। जन विश्वास एक्ट, नाम से ही कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि जनता पर विश्वास, लेकिन एक आम नागरिक अगर ये समझना चाहे कि ये एक्ट दरअसल है क्या, क्योंकि अभी भी इसके बारे में लोगों को जानकारी बहुत कम है, तो सिंप्लीफाई करके आप कैसे बताएंगी? नमस्ते अमृता जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस विषय को आज उठाया है। मैं मानती हूँ नए भारत का ये सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है हमारे कानून के व्यवस्था में। 3 रीजंस थे जिस वजह से जन विश्वास बिल को टेबल करा गया, और मैं ये तीनों वजह के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करूँगी। सबसे पहला तो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। भारत एक बढ़ती अर्थव्यवस्था है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और यहाँ पर अगर हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को महत्वपूर्ण नहीं रखेंगे और उसको हम सिग्निफिकेंस नहीं देंगे तो हमारी बढ़ने की गति धीमी हो सकती है और बहुत सारे लोग डिटर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि छोटी छोटी गलतियों पे जेल जाना पड़ सकता है, कोर्ट्स के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, और ये हमने बहुत हद तक पिछले 10 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल में हमने देखा है, क्योंकि 2013 में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग होती थी उसमें भारत 132 नंबर पे थी, 132 नंबर पे थी, और 2020 में हमारी रैंकिंग 63 हो गई है। तो अगर हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है, अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था का सहारा बने रहना है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हमको ध्यान देना होगा। दूसरी चीज़ है ईज ऑफ लिविंग। तो इस कानून के द्वारा हमारी सरकार का प्रयास ये है कि जो एक जीने के लिए एक सामान्य नागरिक को सुविधाएं चाहिए
उसका हम ख्याल रख सकें, छोटी चीज़ों के लिए उनको परेशान ना होना पड़े। और सबसे तीसरी बात यह है कि हमारे कोर्ट्स के ऊपर जो बहुत बड़ा बर्डन चल रहा है, जो कम ही नहीं होता, 4.5 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं भारत के कोर्ट्स के अंदर। तो 4.5 करोड़ के केसेस को हम कैसे कम करेंगे? तो कोर्ट्स के ऊपर बर्डन कम करा जाए। ये 3 रीजंस की वजह से इस बिल को टेबल किया गया था। और बिल को टेबल करते वक्त यही कहा गया था कि जनता का विश्वास कानून के ऊपर होना चाहिए और कानून जनता के सहयोग के लिए होना चाहिए, परेशानी देने के लिए नहीं होना चाहिए। और इन 3 बिंदु को लेकर ये कानून आगे चलता है। इसमें 42 एक्ट्स के अंदर 183 प्रोविजंस को बदला गया है। ये बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। 19 मंत्रालय इससे इम्पैक्ट होते हैं और जिंदगियां बदल जाएंगी, मेरा मानना है। बिल्कुल, इतना बड़ा कानून। सर, मैं आपको चर्चा में लाना चाहूँगी, जहाँ पे 19 मंत्रालय हैं, 42 एक्ट्स हैं, 180 आपराधिक मामले हैं। मतलब एक बहुत ही बड़ा रिफॉर्म कह लें, चेंज कह लें, और इसे गेम चेंजर भी कहा जा रहा है। एक आम आदमी कैसे ये समझे कि उसकी ज़िंदगी पर इस बदलाव के बाद कैसे फ़र्क पड़ेगा? सबसे पहले तो अमृता जी आपका धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। और मैं आपको बधाई देना चाहूँगा इस प्रोग्राम के माध्यम से जो अब जनता तक पहुँचती हैं उन कानूनों के बारे में बताने के लिए जिनके बारे में जनता को बिल्कुल नहीं पता और जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जन विश्वास कानून की अगर हम बात करें तो ये कानून 11 अगस्त 2023 को ही आया है। और अगर इसको सादे शब्दों में अगर समझाना चाहूँ तो विश्वास से रिलेटेड है। बिल्कुल। तो देखिए, विश्वास कैसे? इंडिया में कानूनों का ऐसा मकर जाल है, जैसे कि आपने खुद कहा, जो कि ब्रिटिश टाइम से हैं, आर्काइक है, आउटडेटेड हो चुके। अब देखिए, ब्रिटिश टाइम का जो कॉलोनियल माइंडसेट था, आज हम एक सरकार में हैं जो कि लोकतांत्रिक है। तो अब उस माइंडसेट के कानून इस माइंडसेट में नहीं चल पाएंगे। सरकार को ये कदम बहुत पहले लेना चाहिए था और बहुत अच्छा और वेलकम स्टेप है कि आज हम जो 1867 के कानून हैं, 1867, 1889, 1927, 1923, 1940, 1948 और आते आते लास्ट में जो आधार एक्ट 2016 तक है, ऐसे 43 कानूनों में 42 कानूनों में 183 संशोधन किए गए हैं। तो अगर आम जनता की हम बात करें, जैसे कि चारू जी ने भी पॉइंट आउट किया, बिजनेस इंडिया इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग हब, जैसे कि भारत सरकार का नारा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स पर चारू जी ने पॉइंट आउट किया कि हम पहले 132वें स्थान पे थे, 2020 में 63वें स्थान पर आए। इनफैक्ट मैं रिसेंटली एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें हमें पता चला है कि 10वें स्थान पर आ गए हैं। 2023 की जो रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की आ रही है उसमें 10वें स्थान पर आ गए हैं। अब जन विश्वास की अगर बात करें, आम जनता की अगर बात करें, देखिए, अगर कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर कंट्री में आता है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कंप्लायंसेस तो करना चाहता है, लेकिन कंप्लायंसेस के मकर जाल में नहीं फंसना चाहता, जिसे काउबैब बोलते हैं। और कहीं कहीं पर ये जो कानून एग्जिस्ट कर रहे थे, ये ओवर क्रिमिनलाइजेशन था। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू डीक्रिमिनलाइज उन कानूनों को जहां पर माइनर एक्ट्स के लिए सजा मुकर्रर थी, उन सजाओं को बदल दिया गया है जी। पेनल्टी में, फाइन्स में, मैं पेनल्टी और फाइन्स का भी फर्क बताना चाहूँगा बाद में। लेकिन अभी जो अगर जन विश्वास कानून की बात करें तो एक ऐसा कानून है जिसमें 19 मंत्रालयों के 42 एक्ट्स में 183 संशोधन लाए गए हैं। और बहुत वेलकम स्टेप है ये आम जनता के लिए। इससे ना सिर्फ इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि हम एक समृद्ध भारत की तरफ चल पड़ेंगे। बिल्कुल। चारू, आपसे मैं ये समझना चाहूँगी, आपने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ लिविंग, और जो कोर्ट्स पे भार है हमारी न्यायपालिका पर, उसका भी बोझ कम होगा। सबसे पहले ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो मझोले क्षेत्र हैं, जो छोटे मोटे बिजनेस इंडस्ट्रीज़ हैं, वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं और उसका योगदान भी बहुत ज़्यादा है जीडीपी में, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। वो लोग ये कैसे समझें कि इन कानूनों में जो संशोधन हुआ है उनकी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में उसका कैसे असर पड़ेगा? उसके कुछ प्रावधानों को आप प्लीज़ बताएं। जी,
आपने बिल्कुल ठीक कहा अमृता जी। जो एमएसएमईज हैं वो हमारे देश की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी हैं। जी। तो चाहे हमारी इकोनॉमी को बढ़ावा देना हो या नौकरी देने का काम हो, एमएसएमईज ये काम बहुत बड़े तरीके से हमारे देश में करती हैं। लेकिन एक समस्या है, एक फेल्ड बिजनेसमैन को क्रिमिनल समझा जाता था अब तक, और इसी एक सोच को बदलने की कोशिश करी गई है इस एक्ट के द्वारा। लॉ में एक शब्द है जिसका मतलब है मेंस रिया। मेंस रिया मतलब क्रिमिनल इंटेंट। आप कोई एक्ट या कोई काम कर रहे हो, आपका इंटेंशन क्या है, क्या आपका क्रिमिनल इंटेंशन है या आपसे गलती हो गई। और इन दोनों चीज़ों में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलती हो जाना क्राइम नहीं हो सकता, और अगर आप पहले से ही गलत इंटेंशन से चल रहे हो तो आप बचने नहीं चाहिए। तो सोचना ये है कि अगर आपकी गंभीर गलती है तो जेल अवश्य होगी, लेकिन अगर आपकी छोटी मोटी गलती है तो उसमें आपको बच जाना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोशल इम्पैक्ट भी पड़ता है, जेल चले जाने से कंपनियां डूब जाती हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखा गया है। जब हम फाइन्स और पेनल्टीज़ की बात करते हैं, हम डीक्रिमिनलाइज करने की बात करते हैं किसी सेक्शन को, पहले तो मैं ये साफ बता दूं, इसमें कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जो सीरियस है, ग्रीवियस है। तो अगर बड़ी गलती है तो ये मत समझिएगा कि जन विश्वास एक्ट के आ जाने से आपको सज़ा नहीं मिलेगी, आप बच जाएंगे। आप बिल्कुल नहीं बचेंगे। लेकिन जो छोटी चीज़ें होती हैं, जो एक छोटा बिजनेसमैन होता था, जो माइनर लैप्सेस के लिए जेल पहुंच जाता था, इसको अब बदल दिया है। पहले जैसे कंप्लायंस करना होता है, हर एक कंपनी को एक कंप्लायंस करना होता है। कंप्लायंस ना करने के लिए 10 लाख तक का आपको जुर्माना, एक फ़ाइन आपको देना पड़ता था। लेकिन फ़ाइन आप कैसे देते हैं? फ़ाइन देने के लिए तो आपको कोर्ट का ही दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। लेकिन अगर हम इस फ़ाइन को पेनल्टी में बदल देंगे तो ये जो अथॉरिटीज़ हैं, जो क्वाजी जुडिशल अथॉरिटीज़ हैं, वो एडजुडिकेटिंग जो बॉडीज़ हैं, वो इस पेनल्टी को लेवी कर सकती हैं। तो कोर्ट के ऊपर बर्डन कम हो जाता है। तो एक काम तो ये किया गया है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप जेल नहीं जाएंगे। दूसरी बात, फाइन्स को बदल के पेनल्टीज कर दिया गया है। और अब तक बहुत सारे फाइन्स हमारे देश में ऐसे चल रहे थे कि उनको पढ़कर हंसी आती थी। 10 रुपए का फाइन लगा दिया, 100 रुपए का फाइन लगा दिया। वो 100 रुपए भरने के लिए लेकिन आपको कोर्ट जाना पड़ता था। अब इसको बदल दिया गया है। अब ये छोटे छोटे फाइन जो मजाक बन जाते थे उनको हटा दिया गया है, इनको पेनल्टी बना दिया गया है। और पेनल्टी में भी एक प्रोविजन ये लाया गया है कि हर 3 साल के बाद पेनल्टी का अमाउंट 10% से बढ़ जाएगा। तो जैसे हमारा हर चीज़ में इन्फ्लेशन होता है, पेनल्टीज में भी इन्फ्लेशन होने लगेगा। बिल्कुल, बहुत ही विस्तार से और अच्छे से आपने बताया चारू। सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जो ये बदलाव किए गए हैं, उसे लेकर आपको क्या लगता है आने वाले समय में? चूँकि आप तो जज की कुर्सी पे बैठते हैं, आप समझ सकते हैं कि खासकर अगर हम न्यायपालिका की बात करें, और हम जानते हैं कि कितने ज़्यादा केसेस लंबित हैं और कितना ज़्यादा बोझ है, बहुत सारे रीज़न इसके पीछे, लेकिन इन बदलावों से उस पर कैसे असर पड़ेगा? जो केसेस की एक संख्या थी, जो भार था, उसमें जो कमी आएगी, उसका एक अलग से इम्पैक्ट आप क्या देखेंगे? देखिए अमृता जी, एक पहले हम एक डाटा को लेते हैं। लगभग 4.5 करोड़ केसेस इस वक्त पेंडिंग हैं। अगर हम उसमें डाटा एक्चुअली देखें तो 3 करोड़ 35 लाख क्रिमिनल मामले हैं, और उसका जो मेजर चंक है वो ट्रिवियल, जो जैसे कि चारू जी ने पॉइंट आउट किया, माइनर ऑफेंसेस या पैटी ऑफेंसेस हैं। अब ये पैटी ऑफेंसेस सिस्टम में जब आते हैं तो कोर्ट सिस्टम पर बर्डन करते हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं वो साइड ट्रैक हो जाते हैं। अब आने वाले समय में जन विश्वास कानून के आने के बाद वो मामले जो कि ट्रिवियल है, जैसे कि मैं बताना चाह रहा था कि फाइन और पेनल्टी में थोड़ा सा फर्क किया गया है। फाइन और पेनल्टी में ये फर्क थोड़ा सा किया गया है कि फाइन का मतलब तो मॉनिटरी फाइन है, पेनल्टी का मतलब मॉनिटरी भी हो सकता है और कई बार प्रोएक्टिव एक्शंस हो सकता है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ, आप गाड़ी चलाते हैं, सड़क पर आपका क्या कहते हैं चालान होता है अगर आप गलती करते हैं, लेकिन 3 चालान होने के बाद आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। इस जन विश्वास कानून के द्वारा जो पेनल्टीज इंट्रोड्यूस की गई हैं वो इस तरह की हैं कि अगर आप डिफॉल्ट कंटिन्यूस करते हैं तो या तो आपके फाइन्स एनहांस हो जाएंगे या फिर आपके लाइसेंसेस कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए इसका इफेक्ट जुडिशरी पर कैसे आएगा। जो मामले आज लगातार कोर्ट सिस्टम में ऐड हो रहे हैं जी, वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी जो इस कानून में बनाई गई हैं वहीं तक खत्म हो जाएंगे। तो आप देखिए, अगर
ट्रिवियल मामले कोर्ट सिस्टम में आना बंद कर देंगे तो जो एग्जिस्टिंग मामले हैं वो जल्दी निपट जाएंगे। तो सर्टनली इससे जुडिशरी का जो भार है, जो न्यायपालिका पर अननेसेसरी भार मैं कहूँगा, जो कि बहुत ज़रूरी है हटाना इस वक्त, वो कम हो जाएगा। जी बिल्कुल। चारू, ये तो हम देख रहे हैं कि फ़ायदे कितने ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर एक सवाल भी उठा रहे हैं, और वो उठा रहे हैं, उनकी जो चिंताएं हैं वो मिसयूज़ को लेकर हैं। इस पर आपका टेक क्या है? बिल्कुल किसी को ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि अगर आपके ऑफेंसेस बड़े हैं या मेंस रिया के साथ करे गए हैं, क्रिमिनल इंटेंशन के साथ करे गए हैं, तो आप नहीं बच पाएंगे, क्योंकि जिन प्रावधानों में बदलाव करे गए हैं वो सच में बहुत छोटे मोटे प्रावधान हैं, बहुत छोटे मोटे प्रावधान। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेकर बताऊंगी। अब तक मर्चेंट शिपिंग एक्ट के अंदर अगर आपकी वेसल का एक एक्सीडेंट हो जाता था, आप अगर इस एक्सीडेंट के बारे में एकदम से नहीं आप अथॉरिटीज़ को बताते थे तो इसमें आपको जेल तक हो सकती थी। ये तो लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं है, एकदम ना बताना। हो सकता है आप 10 दिन के बाद बता पाओ, तो 10 दिन के गैप के लिए क्या जेल जाना ठीक है? या एक और मैं आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से एग्जाम्पल देकर बताना चाहती हूँ। अगर आप नकली दवाइयाँ बेच रहे हैं तो आप जेल की सलाखों के पीछे पाए जाएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि कोई भी सीरियस ऑफेंस को इसमें कंपाउंडेबल बनाया गया है या उसमें पेनल्टी कर दी गई है या जेल बंद कर दी गई है। लेकिन अगर आप के टेस्टिंग लेवल पे कोई फेलियर हो जाता है, टेस्टिंग लेवल तो भाई आप टेस्ट करेंगे दवाई तभी तो मार्केट में लॉन्च करेंगे, या लेबल प्रिंटिंग में कोई स्पेलिंग एरर हो जाता है, तो इन छोटे मामलों में अब आपको जेल नहीं जाना होगा। आप इसको पेनल्टी देकर इसको सुधार सकते हैं और अगली बार से ठीक काम कर सकते हैं। तो जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसमें ध्यान नहीं दिया गया है, तो मैं आपको बताऊं ये कई सालों के डेलिब्रेशंस के बाद इस एक्ट को लाया गया है। पार्लियामेंट की जो जॉइंट कमेटी होती है जिसमें सारे पार्टीज के सदस्य होते हैं, उन्होंने इस एक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ा है और हर एक प्रावधान इसमें ध्यान देकर वही है जो माइनर है, जो छोटा है, जो फाइन दे के पेनल्टी देकर बच सकता है, जो कंपाउंड हो सकता है। जैसे अगर 2-3 चीज़ें हैं, बार बार अगर उसमें केसेस आपके फाइल हो रहे हैं तो हम उनको एक साथ उनके साथ हम डील कर सकते हैं। तो बचने वाला कोई नहीं है, इस भ्रम में आप मत रहिएगा। बिल्कुल। कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा भी था, पीयूष गोयल ने, कि जो छोटे मोटे केसेस होते हैं उसमें हमारी जनता फंसे और उनका समय ज़ाया हो, उनका व्यापार का नुकसान हो, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ठीक नहीं है। हमें जनता पर विश्वास करना होगा, उन्हें सहयोग करना होगा। बिल्कुल, ये बात उन्होंने पार्लियामेंट में कही थी और डिस्कशन के दौरान। इस बात की सोच के पीछे अमृता जी एक बात है कि हमारे देश के ज़्यादातर लॉज, ज़्यादातर कानून अंग्रेज़ों के समय के बनाए हुए हैं। उस समय उनकी सोच ये नहीं थी कि भारत आगे कैसे बढ़े, उस समय उनकी सोच ये नहीं थी कि यहाँ के नागरिक आराम से कैसे रह पाएं। इस सोच को बदलते बदलते हमें इतना समय लग गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल, देर आए दुरुस्त आए। मुकेश सर, आप इस लॉ को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं आज के वक्त में, क्योंकि परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, देश का समय बदल चुका है, अब हम ग्लोबल विलेज में बदल चुके हैं, हमें बाहर की कंपनियों से भी डील करना है, वो भी आके बिजनेस कर रही हैं यहाँ पर। तो ऐसे वक्त में ऐसे कानून की कितनी ज़रूरत थी और ये सही समय पर है? 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो पहली बात तो ये कि जहाँ पर इस जन विश्वास कानून के द्वारा डीक्रिमिनलाइजेशन किया गया है, उसके साथ साथ रैशनलाइजेशन भी किया गया है। जैसे कि चारू जी ने पॉइंट आउट किया, आप देखिए कोई ऐसा एक्ट जिसकी पेनल्टी 100 रुपये थी या 1000 रुपये थी, उसको लाखों में भी किया गया। और जैसा कि पहले पॉइंट आउट हुआ कि भाई पेनल्टी को हर 3 साल में रिवीजन भी देना है जी। तो जहां एक तरफ डीक्रिमिनलाइजेशन है, वहां दूसरी तरफ रैशनलाइजेशन ऑफ पेनल्टीज भी है। और अगर इसका महत्व देखें, महत्व तो अगर आप मुझसे पूछें तो इंडिया की वर्ल्ड रैंकिंग 132 से अगर 10 तक आई है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी बात यह है कि इंडिया को मेक ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। बट मेक इन इंडिया क्या है? मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया डिफरेंट है। जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो मेक इन इंडिया का मतलब है कि भाई फॉरेन इन्वेस्टर्स आएँ, यहाँ पर अपना प्रोडक्ट बनाएं और पूरे वर्ल्ड में बेचें। अब देखिए, जब इन्वेस्टर यहाँ आना चाहता है तो क्या देखता है वो? 3-4 फैक्टर ज़रूर देखता है। एक तो स्टेबल पॉलिटी, एक ये जो इकोनॉमिक इकोसिस्टम है कि भाई किसी केस में ना फंसे, या किसी केस में अगर फंस रहा है तो माइनर केसेस के लिए बिना मत में जेल ना हो, ये जो सिस्टम है। तो अगर इस सिस्टम को हम जो क्लीन करते हैं और हम ऐसा उनको एक इकोसिस्टम देते हैं जिसे
मैं कहूँगा इकोनॉमिक री इंजीनियरिंग ऑफ द एंटायर पैराडाइम। तो अब इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी तो लोगों के पास पैसे आएंगे जी, वो खर्चा करेंगे, वो इकोनॉमी में जाएगा, तो जिनके ऊपर खर्चा करेंगे उनके पास कमाई होगी, वो निवेश करेंगे। तो अगर आप पूरी साइकिल को देखें तो समृद्ध भारत के लिए या किसी भी समृद्ध राष्ट्र के लिए इस तरह के कानून बेहद जरूरी हैं। और मैं ये कहता हूं कि अगर इस कानून का जिस तरह से पालन होगा उससे हम लोग एक इकोनॉमिक इकोसिस्टम को बहुत साफ करेंगे, देश समृद्ध होगा, लोग समृद्ध होंगे। बिल्कुल। चारों, चूंकि अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम चरणों में हैं और मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि लोग इस कानून को अवेल करें, इसलिए ये ज़रूरी है कि वो पहले तो इसको समझें और जानें। बिल्कुल। तो क्योंकि पता होगा तभी तो आप उसे लेंगे। इसके लिए मैं चाहूँगी आप दर्शकों को हमारे समझाएं कि किस तरीके से अगर आप किसी मामले में फंसते हैं तो आपको पहला या दूसरा स्टेप उठाना है। जी, जैसा हम अब तक डिस्कस करते आ रहे हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एक बहुत बहुत बड़ा एरिया है। वो एक मंत्रालय तक लिमिटेड नहीं है, वो एक दो एक्ट्स तक लिमिटेड नहीं है। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको छूती है, हमारे रोज़ के कार्यकाल को छूती है, हमारे काम को छूती है। अगर हम कहीं नौकरी भी करते हैं तो वो कंपनी कैसे चलती है, वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे, ईज़ ऑफ लिविंग पे, ये सारी चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं। तो जब ये सारे कानून में बदलाव लाए जाएंगे, एक तो कागजी काम में लगाने वाला जो समय है हमारी जनता का, वो बहुत कम हो जाता है। उसके बाद जिन चीज़ों के लिए हमें कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे थे अभी तक, वो हम अब पेनल्टी दे पाएंगे। और बड़ी बड़ी पेनल्टी हैं, लाखों में, 20 लाख 25 लाख तक की भी पेनल्टीज़ हैं। ये बढ़ाई भी जा सकती हैं और हर 3 साल में ये बढ़ेंगी भी। तो फाइन्स को भी हमने पेनल्टीज़ में कन्वर्ट कर दिया है। मेंस रिया के ऊपर बहुत बड़ा फोकस है। क्रिमिनल इंटेंशन है या नहीं है आपका कोई भी काम करते समय, चाहे वो आप बिज़नेस की बात करें या आप मैन्युफैक्चर की बात करें, इसके ऊपर बहुत बड़ा फोकस है। और अभी सर जैसा कह रहे थे कि हमारी बढ़ती अर्थव्यवस्था में हमारे देश का इतना बड़ा योगदान है। मेड इन इंडिया तो है ही, मेक इन इंडिया भी है। उसके अलावा हम धीरे धीरे फार्मेसी टू द वर्ल्ड बनते जा रहे हैं। जितनी मेडिसिन कंपनीज़ हैं, जितनी फार्मा कंपनीज़ हैं, उनका देश, हमारे देश की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। हमारे देश की फार्मा कंपनीज़ बहुत बढ़ रही हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें सहयोग करना है हमारे उद्योगपति लोगों का। और हमें इस बात का ख्याल रखना है कि गलती की तो उन्हें सज़ा मिले, लेकिन अगर छोटी सी वो गलती है तो उसका भुगतान उनको अपनी कंपनी से, अपने जीवन से, अपने समाज में स्टेचर से ना चुकाना पड़े। और अब आगे चलते हुए हम देखेंगे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जब रैंकिंग रिज्यूम होगी तो भारत काफ़ी बड़ी जंप लेकर हमें पाया जाएगा। क्योंकि इन चीज़ों की वजह से देखिए, जब रैंकिंग होती है ना, तो ये देखा जाता है कि किस चीज़ के लिए आपको जेल हो सकती है। अगर कोई बाहर से कोई कंपनी इंडिया आ रही है, एक नॉन कंप्लायंस के लिए आपकी कंपनी का यहाँ काम करना बंद कर दिया जाएगा या आपके एम्प्लॉयज़ को जेल हो सकती है। जब हम इनमें बदलाव ले आएंगे तो एक बहुत वाइड स्पेक्ट्रम पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। बिल्कुल। मुकेश सर, आप तो चूँकि DSLSA के मेंबर सेक्रेटरी भी हैं, वहाँ पर तमाम इस तरह के मुद्दे आते रहते हैं जब लोग किसी कानूनी चीज़ों में फंसते हैं और हेल्प के लिए आते हैं। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आम लोगों को कि किस तरीके से आपको इस कानून का फ़ायदा उठाना है? जन विश्वास अधिनियम 2023 जो आया है, इसका जो ज्ञान है वो सारे इन्वेस्टर्स को होना चाहिए। सो वाइड पब्लिसिटी इज फर्स्ट थिंग। अगर आपको अपने कानूनों के बारे में नॉलेज होगी तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट अपने आप में अपसर्च होगा। जो आम आदमी है, अगर एक छोटा इन्वेस्टर जैसे माइक्रो एंड जो मिडिल क्लास मिडिल सेक्टर का जो इन्वेस्टर है, वो एक कंट्री की बैकबोन बनाता है। लेकिन आज अगर देखिए, कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने आता है यहाँ पर तो पता चलता है कि उसे 55 लाइसेंस ले लेने हैं एक छोटी सी फैक्ट्री के लिए। अब उनको ये बताना है कि इस कानून के आने के बाद बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ख़त्म हो गई हैं। बहुत सारी जो पेनल्टीज़ हैं, जहाँ पर हम क्या कहते हैं, पहले इम्प्रिजनमेंट की बात करते कि जेल जा सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक और भी चीज़ थी, कॉन्ट्राडिक्शंस भी थी कहीं कहीं। तो ये कानून अगर पूरे पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो जनता के और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री के बहुत हित में है और इट विल गो अ लॉन्ग वे। जी,
और मुझे लगता है कि हमारा जो स्टेप है कि भारत को पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, या बिल्कुल मैक्सिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट जो नारा है, वो अगर देखा जाए तो सही में सार्थक होता दिख रहा है। बिल्कुल। और भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ चुका है, और उस बीच में इस तरह के जो संशोधन है वो बहुत ज़रूरी भी हैं। चारू, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आपका आने के लिए। मुकेश गुप्ता जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए। तो सबसे पहले किसी भी कानून को जानना समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके अधिकारों की बात है, आपके हित की बात है, और इसलिए ये कार्यक्रम है आपका कानून। इस अंक में इतना ही। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।